हेलो दोस्तों, किम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम अगर लास्ट वीडियो को रिकैप करें तो उसमें हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शंस की बात करी थी, जहां हमने डाल्टन के एटॉमिक मॉडल से लेकर रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल तक की बातें करी थी, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करी थी। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास, यानी कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट के अंदर। और रदरफोर्ड साहब ने जो ये ऑर्बिट जो बताया था, इसका कोई एनर्जी लेवल नहीं बताया था, इसकी एनर्जी की कोई बात नहीं करी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, ये रदरफोर्ड मॉडल ने बात कही थी। अब जो रदरफोर्ड मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाया था, यानी कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था किसी भी एटम की। यानी कि अगर मान लो आपका कोई न्यूक्लियस है, ये मान लो मेरा कोई न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट के भीतर या ऑर्बिट में, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूअस इमिट करेगा। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसका कुछ मोमेंटम है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है, ये कंटिन्यूअस चेंज होगा। और इमिट एनर्जी करते करते इसकी एनर्जी कंटिन्यूअस कम होते होते ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो सर्कुलर पाथ है वो कम होते होते ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे काम कर रहा है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लग रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इस हिसाब से हमारा जो एटम रहेगा वो स्टेबल नहीं होता है रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड मॉडल का? तो दूसरा ड्रॉबैक यह था कि इन्होंने स्पेक्ट्रा नहीं बता पाए थे, ये स्पेक्ट्रम की कोई बात नहीं कर पाए थे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बात नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था न्यूक्लियर मॉडल, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके, कुछ करेक्शंस करके बोहर ने एक नया मॉडल दिया। नील्स बोहर ने अपना एक नया मॉडल दिया जिसे हम बोहर्स का एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ये इन्होंने दिया था 1913 में दिया था। तो नील्स बोहर ने जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें कुछ करेक्शन किए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए और एक नया मॉडल दिया जिसे हम बोहर का एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। और नील्स बोहर ने अपने कुछ अजम्पशंस दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन पोस्टुलेट्स की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो नील्स बोहर ने जो पहला जो पोस्टुलेट्स दिया था अपने एटॉमिक मॉडल में, वो बात उन्होंने यही कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के आसपास या किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड या पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, तो वो जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उस पाथ की जो एनर्जी रहती है वो फिक्स्ड एनर्जी रहती है। यानी कि बोहर के हिसाब से जो सर्कुलर पाथ रहता है ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल रहता है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल रहता है। और इसे इन्होंने क्या कहा? कॉल्ड ऑर्बिट। और इन्होंने इसे क्या कहा था? ऑर्बिट कहा था बोहर साहब ने। पहला इनका जो पोस्टुलेट्स था उसमें कि ये जो एनर्जी लेवल रहते हैं, जो पाथ रहता है, ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल रहते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स रहती है, और इन्हें ऑर्बिट्स कहा था। अब ये ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, एक न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे ऑर्बिट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। दूसरी जो बात बोली थी इन्होंने, दूसरी बात वही बोली थी इन्होंने कि इन स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब जो तीसरा जो पोस्टुलेट्स था बोहर मॉडल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। उसमें बोहर साहब ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इस ऑर्बिट के अंदर, क्या उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखो अब क्या रहता है कि एक कोई भी मास जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस मास का या उस बॉडी का एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। तो वो एंगुलर मोमेंटम, उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इस सर्कुलर पाथ के अंदर या इस ऑर्बिट के अंदर, वो एंगुलर मोमेंटम L इंटीजर में मल्टीपल होना चाहिए किसका? h/2
2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, जहां पे n इज इक्वल टू क्या है हमारा इंटीजर नंबर, इंटीग्रल नंबर। ये 1 2 3 4 हो सकता है ऑर्बिट के हिसाब से। अगर ऑर्बिट नंबर फर्स्ट रहेगा तो वो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, ऑर्बिट नंबर सेकंड के लिए वैल्यू 2 रहेगी, ऑर्बिट नंबर थर्ड के लिए वैल्यू 3 रहेगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए हमारा, एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहना चाहिए एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी शेल के अंदर। ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पोस्टुलेट्स में इन्होंने क्या कहा, तो बोहर ने फोर्थ जो पोस्टुलेट था उसमें बोहर का फोर्थ पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो वो रिवॉल्यूशंस के दौरान या जब वो रिवॉल्व कर रहा है उसमें उसकी कोई भी एनर्जी लॉस या एनर्जी का गेन नहीं होता है, यानी कि रिवॉल्यूशन में उसकी हमेशा एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जब तक कि आप बाहर से कोई एनर्जी उसको नहीं दे देते। तो जो पोस्टुलेट नंबर 4 है उसको अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या कहता है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन, यानी कि जब वो रिवॉल्व करता है तो उसकी जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। और अगर आप बाहर से इसको कोई एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है और एज वेल एज एनर्जी बाद में इमिट भी कर सकता है। तो अगला जो पोस्टुलेट रहेगा वो क्या रहेगा, इफ एक्सटर्नली गिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब will be absorbed and move in higher energy level। अब इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर से कोई एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा। अभी मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके सेकंड ऑर्बिट में चले जाएगा, या जितनी आप एनर्जी दे रहे हो उस हिसाब से, अगर ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो तो हो सकता हो थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न आएगा हायर एनर्जी लेवल से, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड लेवल में आएगा, वापस लोअर एनर्जी लेवल्स में आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स था बोहर मॉडल का, नेक्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट जो बोहर का था वो हमें बोलता है कि जो ये एनर्जी लेवल्स रहते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स रहते हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के जितने पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी, यानी कि नियरेस्ट एनर्जी लेवल हैव मिनिमम एनर्जी, यानी कि जो न्यूक्लियस के जितना नियरेस्ट रहेगा उसकी एनर्जी उतनी मिनिमम रहेगी। और जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है बोहर मॉडल का वो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इमिट कर रहा है, इस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रहेगी वो डिपेंड करती है कि ये जो दो एनर्जी लेवल है इनके बीच में कितना गैप है, यानी कि जितनी ज़्यादा ये एनर्जी गैप रहेगा लेवल्स के बीच में उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या उतनी ज़्यादा एनर्जी को वो इमिट करेगा। तो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट होने वाला वो होगा द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब और इमिट, एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन डिपेंड अपॉन द, इस पर डिपेंड करेगी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, यानी कि एनर्जी लेवल में जितना डिफरेंस रहेगा
उतनी ज़्यादा उसको फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की ज़रूरत लगेगी इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करने के लिए। तो ये थे बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ डेरिवेशंस के बारे में, कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में, जो कि है हमारे बोहर के ऑर्बिट्स की रेडियस। ये जो ऑर्बिट्स बन रहे हैं हमारे, इन ऑर्बिट्स की रेडियस क्या होगी, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और उस इलेक्ट्रॉन की किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी क्या रहने वाली है। तो इन एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस का हम एक्सप्रेशंस या फॉर्मूले को डिराइव यहाँ पे अभी करेंगे। तो इसको पहले रफ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो है हमारा बोहर की रेडियस का। तो बोहर रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो बोहर के जो ऑर्बिट है उनकी जो रेडियस के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और हमारा जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि दो चार्ज अगर एक दूसरे के नजदीक है तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, यानी कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में लग रहा है, इनका जो फॉर्मूला रहने वाला है, इनका फॉर्मूला हमारा होने वाला है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर स्क्वायर हमारा न्यूक्लियस से हमारे इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे Q1 हमारा क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे जो हमारा चार्ज होने वाला है वो क्या होने वाला है, न्यूक्लियस पे बहुत सारे प्रोटॉन्स रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स रहेंगे, हर प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे जो चार्ज रहने वाला है हमारा वो ZE रहने वाला है, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, और E यानी कि जो प्रोटॉन पे चार्ज आने वाला है वो, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर उसका जो Q2 जो चार्ज है वो रहने वाला हमारा E, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जो हमारा आर स्क्वायर है वो है हमारा इस ऑर्बिट की रेडियस। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होने वाला है यहाँ से वो होने वाला है ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई मास किसी भी एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, किसी भी सर्कुलर पाथ में भी वेलोसिटी से जब मोशन करता है, तो उस मास पर या उस बॉडी पर उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बाहर से न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, जबकि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ लग रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा वो और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, ये दोनों अपोजिट है, लेकिन ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू रहेगी वो एक दूसरे के इक्वल्स रहने वाली है। तो यानी कि हमारा यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे m जो हमारा है वो स्मॉल लिखते हैं क्योंकि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम स्मॉल लिखते हैं, और हमारा ये दोनों फॉर्मूले इक्वल्स होने वाले हैं, और r से r हमारा एक कैंसिल होने वाला है, तो हमारा एक नया फॉर्मूला आने वाला है mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा जो फोर्स है ये हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रख रहा है एक ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फोर्स। अब चूंकि ये बैलेंसिंग फोर्स एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर बांध के रख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक स्थितिज ऊर्जा प्रदान कर, यानी कि एक पोटेंशियल एनर्जी प्रदान कर रहा है, इसको एक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ZE स्क्वायर अपॉन आर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग फोर्स है, ये बैलेंसिंग फोर्स एक इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड करके रख रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमारा PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, दो फॉर्मूले, एक जो हमारा बैलेंसिंग फोर्स है mv स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन आर, और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला PE इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ZE स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे यहाँ से आ गए।
अब अगर हम बात करें बोहर्स की रेडियस के फॉर्मूले की, तो हमने अभी एक फॉर्मूला और यहाँ पे देखा था, एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था यहाँ पे NH अपॉन 2 पाई के इक्वल। जब हम यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास में आएगी v इज इक्वल टू, हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा ये mr इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई एम आर। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ये v की वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, यानी कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर में हम ये v की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो होने वाला है वो हो जाएगा हमारा NH अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज रहेगा। एक m से एक m हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r और कैंसिल हो जाएगा, और ये r जो हमारा है, हमें r की वैल्यू निकालनी है यानी रेडियस की, इस r को हम इधर भेजते हैं और ये हमारा इधर नीचे चला जाएगा। तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक m हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, और e स्क्वायर z। अब अगर मान लो आप बात करते हो हाइड्रोजन एटम्स के लिए, क्योंकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम्स की ही बात करता है, तो जब हम हाइड्रोजन एटम्स के लिए बात करते हैं तो Z इज इक्वल टू हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन एटम का रहता है वो 1 होगा, तो यहाँ से Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये Z भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हाइड्रोजन एटम्स की किसी भी शेल के लिए जब हम n की वैल्यू रखेंगे शेल में, तो इस फॉर्मूले से हमें उस सेल की रेडियस पता चल जाएगी। लेकिन इसे जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो एच स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर है, एम स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला अब होने वाला है वो हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10 टू की पावर -8 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी बोहर की रेडियस आने वाली है किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी हाइड्रोजन एटम्स के ऑर्बिट्स के लिए, वो आपकी हो जाएगी एन स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10 टू की पावर -8 सेंटीमीटर। ये हमारा बोहर की ऑर्बिट का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो हमारा आने वाला है बोहर के किसी भी ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। इससे पहले ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे साइड से लिख लेते हैं। तो हमारा जो बोहर की रेडियाई का जो फॉर्मूला होने वाला है वो फॉर्मूला हमारा हो गया R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। ये हमारा बोहर की रेडियाई का फॉर्मूला हो गया किसी भी ऑर्बिट के लिए। अब इसको रफ करते हैं पहले। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूले की। तो हमारा हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, तो उसके पास में अपनी कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है। तो अगर मान लो कोई न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी टोटल जो एनर्जी रहेगी उसकी ई, वो क्या क्या हो सकती है। तो एक तो उसके पास में अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो अपनी उसकी एक खुद की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ वेलोसिटी या कुछ मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो उसके पास में अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होने वाला है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल रखा है, तो यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा। जब इसे हम आगे और सोल्व करेंगे तो हमारा E इज इक्वल्स टू होने वाला है mv स्क्वायर की, हम यहाँ से वैल्यू mv स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला वो होने वाला है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस हाफ
और हमारी mv² की जो वैल्यू है वो होने वाली है ZE²/r। तो जब माइनस के ZE²r में से जब प्लस का हाफ ZE² हाफ जब जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचने वाली है माइनस का हाफ ZE²/r। ये हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है ये है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। जब इसे और आगे जब हम सोल्व करते हैं और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस हाफ ZE²/r की जगह अब हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं। ये वाली वैल्यू हमारी n²h²/4π²me²z। जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4π²me² ऊपर चले जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4π²me² और e² हो जाएगा हमारे e⁴ और z इंटू जेड हो जाएगा हमारा z²। अपॉन में हमारा होने वाला है n²h²। जब हमारा 2 से 4 कट जाएगा तो हमारे वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी माइनस 2π²me⁴ z⁴ ये जो फॉर्मूला हमारा होने वाला है वो हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी एनर्जी के लिए। अब चूंकि हम बात हाइड्रोजन एटम की कर रहे हैं तो z की वैल्यू हमारी z = हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम z को हटा देते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है। और जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे h² me² और me⁴ और 2π² की, तो इस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगी अब 13.6 अपॉन में n², और ये जो यूनिट होगी इसकी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होने वाली है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा हो गया ये हमारा किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर, हाइड्रोजन एटम्स के किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ से ये हमें मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें वेलोसिटी की कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे अब एनर्जी की जगह हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होने वाली है, तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम का वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, mvr = nh/2π। तो इस फॉर्मूले से हम v की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो v = हो जाएगा हमारा nh/2πmr। और जब इस फॉर्मूले में हम r की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो वेलोसिटी है v = हो जाएगा nh/2πm इंटू r का ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो n²h² अपॉन में 4π²me²z, और ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो v = हमारा हो जाएगा nh/4π²me²z अपॉन 2πm n²h²। अब n² से h² से ये पावर हमारी कट जाएगी, 4π से हमारी ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो ये 2π हो जाएगा, एक m से हमारा m कैंसिल होने वाला है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होने वाला है हमारा वो हो जाएगा 2πe²z अपॉन nh। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसी भी ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी के लिए। ये जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यानी कि वही z = हम 1 कंसिडर करके चलते हैं तो यहाँ से z हमारा हट जाएगा, और जब वैल्यू हम 2πe² और h की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का, तो वो फॉर्मूला हमारा आने वाला है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन में हमारा एक n यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा रहेगा n ऑर्बिट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए रहने वाला है। तो ये थे हमारे 3 एक्सप्रेशन, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पे देखा किसी भी ऑर्बिट की रेडियाई का फॉर्मूला, दूसरे नंबर पे हमने देखा किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला, और थर्ड नंबर पे हमने देखा किसी भी ऑर्बिट के अंदर
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस के बारे में कि बोहर मॉडल क्या क्या हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनके बारे में बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो इसको पहले रफ करते हैं। लिमिटेशन, तो अब बात करेंगे बोहर मॉडल के कुछ लिमिटेशंस के बारे में, कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स था बोहर मॉडल का वो यही था कि जो बोहर का मॉडल था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता था, यानी कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम थे जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम था उनकी ही बात करता था, उनको ही एक्सप्लेन कर पाया था बोहर का मॉडल। तो जो नंबर फर्स्ट वाला जो लिमिटेशन था वो बोहर मॉडल का होने वाला है, इट कैन एक्सप्लेन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स लाइक हाइड्रोजन। यानी कि जो बोहर का मॉडल था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही बता पाया था। तो नेक्स्ट जो लिमिटेशन थी बोहर मॉडल की वो क्या थी कि जब बोहर ने जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया था, किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम दिया था, उस स्पेक्ट्रम में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसमें उन्होंने सिर्फ ब्राइट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। यानी कि जो स्पेक्ट्रम मिला था बोहर के हिसाब से उसमें जो हमें लाइन मिल रही थी वो सिर्फ ब्राइट लाइन के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, ब्राइट लाइन के बारे में उन्होंने हमें बताया। लेकिन इन लाइन्स के बीच में कुछ माइन्यूट लाइनें भी मिल रही थी। ये माइन्यूट लाइनें जो थी, ये इन लाइनों को बोला गया था स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइन। और ये जो लाइन मिल रही थी ये लाइन मिल रही थी इंटरेक्शंस की वजह से। इंटरेक्शन किन किन के बीच में इंटरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स काम कर रहा था, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे उनमें जो रिपल्सन फोर्स काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन में जो स्प्लिटिंग हो रही थी उसकी वजह से कुछ लाइंस और मिल रही थी स्पेक्ट्रम में जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइन कहा। और ये लाइन थोड़ी सी माइन्यूट थी, थोड़ी सी हल्की लाइनें थी। तो इन लाइंस के बारे में बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो कोई बात नहीं कर पाया था। इसके बाद में अगर नेक्स्ट लिमिटेशंस की बात करें या नेक्स्ट ड्रॉबैक की बात करें बोहर मॉडल का, तो बोहर मॉडल जो था वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में कोई बात नहीं कर पाया था। जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होने से जो स्पेक्ट्रम में चेंज आ रहा था उनकी कोई बात नहीं कर पाया था। इसके बाद में जो फोर्थ लिमिटेशन था बोहर मॉडल का वो ये था कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होने वाला है। ये अगर मान लो एटम है, इन शेल है, तो इन शेल के अंदर कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर पाया था बोहर का मॉडल। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक था वो एक ड्रॉबैक ये भी था बोहर का मॉडल का कि बोहर का जो मॉडल था वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं कर पाया था। यानी कि उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था बोहर ने अपने मॉडल में। तो ये थे बोहर मॉडल के कुछ लिमिटेशंस, जिसमें हमने देखा कि बोहर अपने मॉडल में क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एक एटम्स के बारे में या एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से हेल्प मिलेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।